जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BCOS 184 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ये दूसरी क्लास लेकर आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक पहली क्लास को नहीं देखा है तो उसको हम आई बटन में ऐड कर देंगे, तो वहां से आप लोग पहली क्लास को कवर कर लीजिएगा। आई बटन की क्लास आपको कैसे मिलेगी? जो आप लोग डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे तो उसी के नीचे आपको जो है पहली क्लास मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग जो है पहली क्लास को जरूर कवर कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और अगर आप लोग जो है इस सब्जेक्ट की गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें हमने आपके बुक के जो है प्लस PYQ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है, जो आपकी एग्जाम के लिए VVI इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। इनको वेबसाइट से करना है, सिंपली गूगल पर जाएंगे और यहाँ पर सर्च करना है आपको shop.hindustanknowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, तो वहां से आप लोग एक्सेस करके आ सकते हैं। अब आपको सिंपली यहाँ पर सर्च कोड पर जाना है, यहाँ पर आपको अपना पेपर कोड टाइप करना है। तो BCOS 184 आपको टाइप करना है। जैसे आप टाइप करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपका गेस्ट पेपर आ जाएगा। तो जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है, सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब यहाँ पर चलते वापस अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि साइबर सुरक्षा क्या है। साइबर सुरक्षा में 7 प्रवृत्तियों पर हमको यहाँ पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले देखेंगे साइबर सुरक्षा क्या है। तो साइबर सुरक्षा एक ऐसी तकनीक है, प्रक्रिया है और उपायों का समूह है, जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डाटा और इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं को अनाधिकृत पहुंच, साइबर हमले, डाटा चोरी या अन्य खतरों से सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर साइबर सुरक्षा क्या है? साइबर सुरक्षा एक तकनीक है या फिर एक प्रोसेस मान लीजिए, या फिर उपायों का समूह है, जिसका उपयोग कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, डेटा, इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं को अनाधिकृत पहुंच, साइबर हमले या डेटा चोरी और अन्य खतरे से सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट और तकनीक पर बहुत निर्भर हो गए हैं हम लोग। क्या है? इंटरनेट और तकनीक पर बहुत निर्भर हो गए। चाहे ऑनलाइन बैंकिंग हो, सोशल मीडिया हो, ऑफिस वर्क हो या सरकारी डेटा हो, हर चीज इंटरनेट से जुड़ी हुई है। ऐसे में साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी हो गई है, ताकि व्यक्तिगत, व्यावसायिक और सरकारी जो जानकारी है वो सुरक्षित रह सके। यदि साइबर सुरक्षा मजबूत ना हो तो हैकर्स या साइबर अपराधी हमारी निजी जानकारी चुरा सकते हैं, बैंक अकाउंट खाली कर सकते हैं या संवेदनशील सरकारी डेटा जो है लीक कर सकते हैं। इसलिए साइबर सुरक्षा हर व्यक्ति और संस्था के लिए अनिवार्य बन गई है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो है साइबर सुरक्षा में 7 प्रमुख प्रवृत्तियां यानी कौन से 7 प्रमुख ट्रेंड्स हैं। पहला है कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI और मशीन लर्निंग। आजकल साइबर सुरक्षा में AI और मशीन लर्निंग का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। ये तकनीकें खतरों को पहले से अनुमान लगा सकती हैं और सिस्टम को स्वतः सुरक्षित बना सकती हैं। AI के जरिए असामान्य गतिविधियों को पहचाना जा सकता है, जिससे समय रहते खतरे को टाला जा सकता है। यानी AI क्या काम करेगा? जो आने वाला खतरा है उसको पहले ही जान लेगा और उसको जो है, जो आपका सिस्टम है उसको जो है सुरक्षित बना सकता है। इसके बाद है रैnsomware अटैक में वृद्धि। रैnsomware एक प्रकार का वायरस होता है जो सिस्टम को लॉक कर देता है और डेटा को वापस देने के लिए फिरौती मांगता है। हाल के वर्षों में ऐसे हमलों की संख्या बढ़ गई है, खासकर जो है अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी संस्थानों पर। यह साइबर सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। इसके बाद क्लाउड सिक्योरिटी यानी क्लाउड सुरक्षा। आजकल अधिकतर कंपनियां अपने डेटा को जो है क्लाउड जैसे गूगल ड्राइव, AWS में स्टोर करती हैं, इसलिए क्लाउड पर डेटा की सुरक्षा एक अहम मुद्दा बन गई है। क्लाउड सुरक्षा के उपाय जैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, डेटा इंक्रिप्शन आदि का उपयोग बढ़ रहा है। इसके बाद IoT डिवाइसेस का बढ़ता खतरा यानी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस, कैमरे, स्मार्ट वॉच आदि इंटरनेट से जुड़े होते हैं, लेकिन इनमें पर्याप्त सुरक्षा नहीं होती, जिससे हैकिंग का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए IoT डिवाइसेस की सुरक्षा अब एक नई चुनौती बन गई है। इसके बाद है फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग अटैक। तो फिशिंग के जरिए साइबर अपराधी नकली ईमेल या वेबसाइट्स भेजते हैं, जिससे यूजर अपनी जानकारी खुद ही शेयर कर देता है। यह एक बहुत आम लेकिन खतरनाक साइबर हमला है। यूजर्स को जागरूक बनाने की तकनीकी उपाय अपनाने की जरूरत होती है। वो क्या करते हैं? फिशिंग में क्या होता है,
वो मान लीजिए कोई हाई कोर्ट की वेबसाइट या फिर कोई जो फेमस वेबसाइट, उसका क्या करेंगे, उसके क्या कर देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम एक जो है दूसरी वेबसाइट बना देंगे, और आपको लगेगा कि वो ओरिजिनल वेबसाइट है। क्या है, वो ओरिजिनल वेबसाइट है। आप लोग क्या करेंगे, उसमें अपना डेटा फिल कर देंगे, यानी कि अब आप जो अपनी जानकारी है उनको खुद शेयर कर रहे हैं। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का बढ़ता प्रयोग, पासवर्ड के साथ साथ अब ओटीपी, फिंगरप्रिंट या फेस रिकॉग्निशन जैसी अतिरिक्त सुरक्षा तकनीकों का प्रयोग बढ़ रहा है, जिससे किसी भी सिस्टम में अनाधिकृत प्रवेश रोकना संभव होता है। इसके बाद डेटा गोपनीयता कानूनों का विकास, सरकारें और संगठन अब डेटा सुरक्षित करने के लिए सख्त कानून बना रही हैं, जैसे जीडीपीआर यूरोप में या भारत में प्रस्तावित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन कानून। इन कानूनों से कंपनियों को अपने ग्राहकों की डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। तो यहाँ पर हमने ये 7 जो है प्रवृत्तियां देखी साइबर सुरक्षा की। इसके बाद हम लोग यहाँ पर निष्कर्ष लिखेंगे। तो साइबर सुरक्षा न केवल टेक्नोलॉजी का विषय है, बल्कि ये आज की जीवन शैली और व्यावसायिक दुनिया का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। जैसे जैसे तकनीकी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर हमलों के तरीके भी जटिल हो रहे हैं। ऐसे में हमें तकनीकी उपायों के साथ साथ जागरूकता भी बढ़ानी होगी। साइबर सुरक्षा की इन प्रवृत्तियों को समझकर ही हम अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। यहाँ पर हमने यह पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको पहला प्रश्न समझ में आया है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग कर दीजिएगा। इसके बाद देखेंगे वेबसाइट होस्टिंग क्या होती है, वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार क्या होते हैं। जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें कई तरह की फाइलों, HTML, CSS, इमेज, वीडियो आदि होते हैं। तो इन फाइलों को इंटरनेट पर लोगों के उपलब्ध कराने के लिए किसी सर्वर पर स्टोर करना होता है। यही प्रक्रिया कहलाती है वेब होस्टिंग। क्या कहलाती है, वेबसाइट होस्टिंग या फिर वेब होस्टिंग। तो आपको अगर वेबसाइट होस्टिंग पूछे या फिर वेब होस्टिंग पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। यानी कि जब मान लीजिए हम लोग कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम लोग कोई डेटा स्टोर करते हैं। आप जो वहां पर इमेज डाल रहे, जो डेटा डाल रहे हैं, वो डेटा कहीं किसी एक सर्वर पर स्टोर होता है। जैसे अगर हम मान लीजिए कोई दुकान खोलते हैं तो हम सामान लाते हैं तो क्या करते हैं, किसी दुकान में रखते हैं। उसी तरह जो है हमने कोई फाइल वगैरह इमेज लगाई तो वो कहाँ, किसी दुकान में रखेंगे। और उसी दुकान का नाम क्या है, उसी दुकान का नाम होता है सर्वर। क्या होता है, उसी दुकान का नाम होता है सर्वर। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इंटरनेट पर एक जगह खरीदते हैं, वहां पर अपनी जो वेबसाइट, उसकी फाइलें वगैरह जो है, डेटा वगैरह स्टोर करते हैं। जैसे हमारी वेबसाइट है shop.hindustanknowledge.com। तो यहाँ पर हम भी जो इमेज वगैरह है, PDF वगैरह है, जो भी अपलोड करते हैं वो एक सर्वर में अपलोड होती है। इसके बाद आपको जो है PDF मिलती है। जैसे मान लीजिए आपने PDF का एक्सेस किया, जब आप PDF के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट सीधे सर्वर में जाएगी। इसके बाद सर्वर आपको जो है PDF प्रोवाइड करेगा। तो ये जो सारा डेटा होता है वो सर्वर में स्टोर होता है, और वही सर्वर जो है डेटा हमको एक्सेस करने के लिए देता है। सरल भाषा में कहा जाए तो वेबसाइट होस्टिंग ऐसी सेवा है जो आपकी वेबसाइट की फाइलों को इंटरनेट पर स्टोर करती है, ताकि लोग उसे अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर ब्राउज के जरिए देख सकें। वेबसाइट को होस्ट करने के लिए एक कंप्यूटर सर्वर की जरूरत होती है, जो 24x7 इंटरनेट से जुड़ा रहता है। जब कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट जैसे URL shop.hindustanknowledge.com टाइप करता है, तो ब्राउजर उस सर्वर से डेटा लेकर आपकी वेबसाइट को दिखाता है। अब यहाँ पर देखते हैं वेबसाइट होस्टिंग के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहली होती है शेयर्ड होस्टिंग। इसमें एक ही सर्वर पर कई वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। सभी वेबसाइट एक ही CPU, रैम और स्टोरेज शेयर करती हैं। यह होस्टिंग सस्ती होती है और शुरुआती लोगों के लिए अच्छी होती है। उदाहरण जैसे छोटे ब्लॉग, पर्सनल वेबसाइट्स आदि। कमी अगर देखें तो अगर एक वेबसाइट ज्यादा ट्रैफिक लेती है तो बाकी वेबसाइट की जो स्पीड है उस पर असर पड़ सकता है। तो शेयर्ड होस्टिंग में क्या होता है, शेयर्ड होस्टिंग की स्टार्टिंग में लेते हैं क्योंकि वहां पर क्या होता है, एक सर्वर होता है, उससे बहुत सारी वेबसाइट होस्ट होती हैं। तो ये जो छोटे छोटे ब्लॉगर होते हैं उनके लिए ज्यादा सही रहता है, क्योंकि इसमें पैसा कम लगता है। अब देखते हैं VPS होस्टिंग। तो इसमें एक ही सर्वर को वर्चुअल हिस्सों में बांट दिया जाता है। हर वेबसाइट को अलग CPU, रैम और स्टोरेज मिलता है। यह शेयर्ड से ज्यादा तेज और सुरक्षित होती है। मीडियम साइज वेबसाइट्स, यानी जिनको ज्यादा कंट्रोल चाहिए, उनके लिए बढ़िया है। कीमत जो है शेयर्ड से थोड़ी अधिक होती है। इसके बाद होती है डेडिकेटेड होस्टिंग। इसमें पूरी की पूरी सर्वर मशीन एक ही ग्राहक को दी जाती है। ग्राहक को पूरा कंट्रोल और रिसोर्स मिलता है। यह सबसे महंगी होस्टिंग होती है। बड़े बिजनेस, E-कॉमर्स साइट्स, हाई ट्रैफिक वेबसाइट्स के लिए उपयुक्त होती है। इसकी जो देख रेख है और सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी होती है। इसके बाद होता है क्लाउड होस्टिंग। तो इसमें कई सर्वर का नेटवर्क होता है। अगर एक सर्वर डाउन हो जाता है तो दूसरा सर्वर काम संभाल लेता है। ये बहुत ही स्केलेबल और विश्वसनीय होस्टिंग है। ट्रैफिक के अनुसार रिसोर्स को ऑटोमेटिक बढ़ाया या घटाया जा सकता है। पे पर यूजर मॉडल पर काम करती है, यानी कि जितना इस्तेमाल होगा आपको उतना भुगतान करना होगा।
तो क्लाउड होस्टिंग में क्या होता है, आप जितना यूज करेंगे सर्वर को उतना ही आपको भुगतान करना, अगर यूज नहीं करेंगे तो आपको कम भुगतान करना पड़ेगा। और यहाँ पर डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब क्या है, आपको पूरी एक जो है सर्वर दे दिया जाता है, वो आपका ओनली सर्वर होता है। बीपीएस में क्या होता है, बीपीएस में सर्वर एक ही होता है लेकिन सीपीयू रैम आपको अलग अलग बांट के दे दी जाती है। और शेयर होस्टिंग में क्या होता है, सीपीयू रैम एक ही होती है, वही जो है बहुत सारी वेबसाइट उसको यूज करती हैं। इसके बाद होती है रीसेलर होस्टिंग। क्या होती है, रीसेलर होस्टिंग। तो इसमें आप होस्टिंग स्पेस को खरीद कर दूसरों को बेच सकते हैं। ये होस्टिंग कंपनियां या होस्टिंग बिजनेस शुरू करने वालों के लिए होती है। इसके बाद निष्कर्ष लिखेंगे तो वेबसाइट होस्टिंग किसी भी वेबसाइट को इंटरनेट पर लाइव करने के लिए आवश्यक होती है। वेबसाइट की जरूरत, ट्रैफिक, बजट और तकनीकी ज्ञान के अनुसार होस्टिंग का चुनाव किया जाता है। शुरुआती लोग शेयर्ड होस्टिंग से शुरू कर सकते हैं, जबकि वेबसाइट के लिए क्लाउड या डेडिकेटेड होस्टिंग बेहतर होती है। तो यहाँ पर हमने देखा, सबसे पहले देखा हमने होस्टिंग। तो होस्टिंग का मतलब क्या होता है, जो हम लोग कोई भी इंटरनेट पर जो भी फाइलें हैं, कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हमारे वेबसाइट में HTML CSS फाइल वगैरह होती हैं, तो वो कहाँ पर स्टोर होती हैं, एक जो है सर्वर पर स्टोर होती है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया कहलाती है वेब होस्टिंग या फिर वेबसाइट होस्टिंग कहलाती है। अगर हम लोग सरल भाषा में कहें तो वेबसाइट होस्टिंग ऐसी सेवा है जो आपकी वेबसाइट की फाइलों को इंटरनेट पर स्टोर करती है, ताकि लोग जो है उसे अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर ब्राउजर के जरिए देख सकें। ठीक है, यहाँ पर हमने दूसरा प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है। इसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न पर। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, ई टेलिंग क्या है, खुदरा विक्रेताओं के साथ खरीदारी के लिए भी इसके फायदे बताइए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ई टेलिंग क्या होता है, और इसके बाद देखें खुदरा विक्रेताओं के साथ साथ खरीदारों के लिए भी इसके क्या फायदे होते हैं, बताइए। तो ई टेलिंग को इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग या फिर ऑनलाइन खुदरा बिक्री भी कहा जाता है। इसका मतलब है कोई भी उत्पाद या सेवा इंटरनेट के माध्यम से बेचना या खरीदना क्या कहलाता है, ई टेलिंग कहलाता है। इसमें ग्राहक ऑनलाइन वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान चुनते, ऑर्डर करते हैं और वह फिर उत्पाद उनके घर पर डिलीवर किया जाता है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका ई टेलिंग। क्या कहलाते हैं, ई टेलिंग कहलाता है। ठीक है, ई टेलिंग कहलाता है। ई टेलिंग के कुछ प्रमुख उदाहरण होते हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो, जियो मार्ट, ये सब क्या है, ई टेलिंग के उदाहरण हैं। ई टेलिंग का उपयोग आज के समय बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि यह सुविधाजनक है, तेज और समय की बचत करने वाला तरीका है। अब लोग बाजार जाने के बजाय घर बैठे ही मोबाइल या लैपटॉप से खरीदारी करना पसंद करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ई टेलिंग के फायदे। तो खरीदारों के लिए क्या फायदे हैं, सुविधा होती है, यानी ग्राहक कहीं से भी कभी भी खरीदारी कर सकते हैं, चाहे वह रात हो या छुट्टी का दिन हो। इसके बाद वैरायटी, इसमें विविधता होती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे ब्रांड उत्पाद एक ही जगह पर मिल जाते हैं, जिससे ग्राहक को ज्यादा विकल्प मिलते हैं। समय की बचत होती है, घर बैठे कुछ ही मिनटों में ऑर्डर किया जा सकता है, दुकानों पर जाकर समय बर्बाद नहीं करना पड़ता। छूट और ऑफर, ई टेलिंग वेबसाइट पर अक्सर छूट, कूपन या सेल चलते रहते हैं, जिससे ग्राहकों को सामान सस्ते में मिल जाता है। इसके बाद उपयोगकर्ता रिव्यू। तो ग्राहक उत्पाद जो है खरीदने से पहले अन्य लोगों के अनुभव पढ़ सकते हैं, जिससे उन्हें सही निर्णय लेने में मदद मिलती है। अब यहाँ पर देखते हैं रिटेलर्स के लिए क्या फायदे होते हैं। तो व्यवसाय का विस्तार होता है उनका। रिटेलिंग के जरिए दुकानदार सिर्फ अपने शहर या इलाके तक सीमित नहीं रहते, बल्कि देश भर में ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। कम लागत, उन्हें बड़ी दुकान खोलने, स्टाफ रखने या ज्यादा भंडारण की जरूरत नहीं होती। इससे जो है कम खर्च में भी हो सकता है। इसके बाद जो यहाँ पर 24/7 बिक्री होती है, यानी कि ऑनलाइन स्टोर कभी बंद नहीं होता, जिससे दिन रात की बिक्री भी संभव होती है। ग्राहक डेटा और रिपोर्ट। तो ई टेलिंग प्लेटफॉर्म पर ग्राहक की पसंद, ऑर्डर हिस्ट्री और व्यवहार का डेटा मिलता है, जिससे दुकानदार अपने प्रोडक्ट और मार्केटिंग रणनीति को सुधार सकते हैं। इसके बाद डिजिटल भुगतान की सुविधा। ऑनलाइन भुगतान की सुविधा के कारण कैश की झंझट नहीं रहती और लेन देन सुरक्षित होता है। तो यहाँ पर ये रिटेलर्स के फायदे होते हैं। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो ई टेलिंग आज के डिजिटल युग में व्यापार और खरीदारी का एक आसान और प्रभावी तरीका बन गया है। यह न केवल ग्राहकों को सुविधा देता है, बल्कि खुदरा विक्रेताओं को भी अपना व्यापार बढ़ाने का एक बड़ा अवसर देता है। आने वाले समय में ई टेलिंग और भी ज्यादा लोकप्रिय और महत्वपूर्ण होता जाएगा। यहाँ पर हम देखा ई टेलिंग क्या होता है। ई टेलिंग होता है इंटरनेट के माध्यम से जो है खरीदारी करना, क्या कहलाता है, ई टेलिंग कहलाता है। इसमें ग्राहक ऑनलाइन वेबसाइट या मोबाइल ऐप के माध्यम से सामान चुनते, ऑर्डर करते हैं और फिर वह उत्पाद उनके घर पर डिलीवर किया जाता है। ई टेलिंग कुछ उदाहरण देखें, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, मीशो। इसके बाद हमने यहाँ पर ई टेलिंग के फायदे देखे। खरीदारों के लिए क्या होते हैं, सुविधा होती है उनके लिए, विविधता होती है, समय की बचत होती है, छूट और ऑफर मिलते हैं, और उपयोगकर्ता रिव्यू के जरिए वो लोग देख सकते हैं कि वो उत्पाद कैसा है। इसके बाद यहाँ पर खुदरा यानी विक्रेता या रिटेलर्स के लिए क्या फायदे, यानी कि जो शॉपकीपर्स होते हैं उनके लिए क्या फायदे हैं। तो शॉपकीपर्स के लिए फायदे हैं, व्यवसाय का उनका विस्तार होता है, कम लागत लगती है,
और 24/7 बिक्री होती है। ग्राहक डेटा और रिपोर्ट उनके पास होता है, ग्राहक को कौन सी चीज पसंद आ रही है, उनको कौन सी चीजों का स्टोर ज्यादा करना चाहिए, और डिजिटल भुगतान की सुविधा होती है। इसके बाद हमने निष्कर्ष लिखा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर अगला प्रश्न हमारा है, ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं? आप ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के बीच किस प्रकार अंतर करेंगे? सबसे पहले हम लोग देखेंगे ई गवर्नेंस क्या होता है। इसके बाद पूछा गया आप ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस के बीच किस प्रकार अंतर करेंगे। तो ई गवर्नेंस का मतलब है सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सरकारी सेवाओं और कामकाज को अधिक पारदर्शी, कुशल, तेज और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। तो यहाँ पर ई गवर्नेंस का मतलब क्या है? सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सरकारी सेवाओं और कामकाज को अधिक पारदर्शी, कुशल, तेज और नागरिकों के लिए सुविधाजनक बनाना है। इसमें इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और अन्य डिजिटल साधनों के माध्यम से जो है सरकार, जनता और व्यवसाय और जो है अन्य सरकारी विभागों के बीच संवाद और सेवा प्रदान की जाती है। यानी इसमें क्या होता है, कंप्यूटर, इंटरनेट, डिजिटल संसाधनों की मदद लेकर जो है सरकार जो क्या करती है, जनता, व्यवसाय और अन्य सरकारी विभागों के बीच जो है संवाद और सेवा प्रदान करती है। अब यहाँ पर देखते हैं ई गवर्नेंस क्या है। तो ई गवर्नेंस का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। इसका उद्देश्य है कि सरकार के कामकाज को डिजिटल माध्यम से आसान बनाया जाए ताकि लोगों को सरकारी सेवाएं बिना किसी परेशानी के मिल सके। उदाहरण के लिए आप ऑनलाइन बिजली का बिल जमा कर सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जमीन के रिकॉर्ड या जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन देख सकते हैं। इन सभी सेवाओं को आप घर बैठे इंटरनेट की मदद से जो है प्राप्त कर सकते हैं। यही ई गवर्नेंस का फायदा होता है। अब यहाँ पर देखिए ई गवर्नेंस के 4 मुख्य घटक होते हैं। पहला होता है G2C यानी गवर्नमेंट टू सिटीजन, सरकार द्वारा नागरिकों को सेवाएं देना, जैसे ऑनलाइन पासपोर्ट आवेदन, बिल भुगतान, जन प्रमाण पत्र। ये क्या होता है, गवर्नमेंट से डायरेक्ट सिटीजन को मिलता है। इसके बाद होता है G2B मतलब कि गवर्नमेंट टू बिजनेस, व्यापारियों के लिए सुविधाएं जैसे GST, पंजीकरण, टेंडर की जानकारी। तो ये क्या होता है, सीधे जो है गवर्नमेंट से बिजनेस के लिए होता है। इसके बाद G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, विभिन्न सरकारी विभागों बीच सूचना और दस्तावेजों का आदान प्रदान करना। मतलब कि दो जो है जो सरकारी विभाग हैं उनके बीच सूचना और दस्तावेजों का आदान प्रदान को क्या कहते हैं, G2G कहते हैं। इसके बाद G2E यानी गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी सरकारी कर्मचारियों से संबंधित सेवाएं जैसे वेतन, पेंशन, छुट्टी आवेदन सरकार के द्वारा क्या होता है, डायरेक्ट जो है एम्प्लॉय के अकाउंट में जाता है। यानी कि उससे सेवाएं हो या फिर वेतन हो या पेंशन हो, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, सीधे गवर्नमेंट से एम्प्लॉय के पास जाते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं G2E। अब यहाँ पर देख लेते हैं इनके बीच अंतर क्या है। तो ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में अंतर क्या है, सबसे पहले अर्थ देखेंगे। तो ई गवर्नमेंट का अर्थ क्या है, ये सरकार की सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। यह एक व्यापारिक प्रक्रिया है और ये एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सरकार, जनता और अन्य संगठनों की बीच जो है सूचना का आदान प्रदान होता है। ई गवर्नेंस का क्या है, ई गवर्नेंस एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सरकार, जनता और अन्य संगठनों के बीच जो है सूचना का आदान प्रदान होता है। जबकि ई गवर्नमेंट क्या है, ई गवर्नमेंट एक सरकार की सेवाओं को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है। उद्देश्य क्या है, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन बनाना, प्रशासन को पारदर्शी, उत्तरदायी और भागीदारपूर्ण बनाना ई गवर्नेंस का काम है। दायरा क्या है, केवल सरकारी तंत्र तक सीमित होता है। समाज के हर क्षेत्र में सूचना तकनीकी का उपयोग करना। उदाहरण जैसे ऑनलाइन पैन कार्ड बनवाना, शिकायत निवारण पोर्टल, पारदर्शी नीति निर्माण, ये सब किसके ई गवर्नेंस के उदाहरण हैं। प्रभाव क्या है, सेवाओं की सुविधा बढ़ाता है, शासन प्रणाली को सुधारता है। यहाँ पर हमने देख लिया ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस में क्या अंतर है। इसके बाद हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे। तो ई गवर्नेंस एक ऐसा माध्यम है जिससे सरकार और जनता के बीच की दूरी कम होती है। इससे जो है पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन को बढ़ावा मिलता है। ई गवर्नमेंट इसका एक हिस्सा है, लेकिन ई गवर्नेंस उससे कई बड़ा और व्यापक दृष्टिकोण है। भारत सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया जैसी योजनाएं इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जब सरकार की सेवाएं जनता तक सरल, तेज और पारदर्शी तरीके से पहुंचे, तभी एक सफल और आधुनिक शासन व्यवस्था संभव हो पाती है। यहाँ पर हमने टोटल 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपके क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक एंड जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे आने वाली क्लास की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।